दुनिया में आज पैसे की कीमत इतनी कम होती जा रही है। 1000 रुपये फाइन लगता है ट्रैफिक वायलेशन के लिए, तो लोग उससे बिल्कुल जी सकते नहीं, बोलते थे ले लो 1000, जाने दो मुझे। आपकी एक जर्नी जो हम देखते हैं, एक वेटनरी डॉक्टर से लेके सीएम के एडवाइजर तक की। सपोज आपको नायक मूवी जैसे अगर एक दिन के लिए सीएम बनाया जाए तो आप इसके कौन से रूट कॉज पे आप सबसे मेन। अगर 98% लोग वायलेट कर रहे हैं लॉज, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इम्पोज फाइन ऑन 98% पीपल। जैसे ही कोई फॉरेन से मुंबई या दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ जाता है, तुरंत वहाँ कचरा फेंकना शुरू करता है, जो कि कोई फॉरेन कंट्री में करने की डेयरिंग भी नहीं करता। एक जापानीज कहावत है कि दे जापानीज पीपल प्लान फॉर 6 months and executed 2 months. We are exactly reverse. We have with us today Dr. Deepak Masega sir, a retired IAS officer and who has served in various capacities in his tenure since 1987. तो आज हम बात करने वाले हैं इन सारे जर्नीज की एंड क्या एडवाइस हो सकती है हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, रियल इस्टेट के लिए एंड जनरल एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स पे भी। तो आइए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले आपको पूछना चाहेंगे, ये जो आपकी एक जर्नी जो हम देखते हैं एक वेटनरी डॉक्टर से लेके सीएम के एडवाइजर तक की, तो आप खुद इस जर्नी को कैसे देखते हैं? मेरा वेटनरी एजुकेशन मुंबई में हुआ, मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वही हुआ, और वो कंप्लीट करने के बाद एक आध साल मैंने कॉलेज में ही एज टीचर या प्रोफेसर बोल के काम किया। उसके बाद किसी वजह से मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा। मैंने अभी के संभाजी नगर में ऑपरेशन फ्लड में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ मैं 2 साल वेटनरी ऑफिसर बोल के काम किया, और उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की तैयारी की थी। 2-3 बार सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। चौथी बार जब सिलेक्ट हो गया तो मैंने ज्वाइन कर ली, और तब से मेरा रूट एकदम चेंज हो गया। वेटनरी फील्ड करीब करीब छोड़ के मैं एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में आ गया, और लास्ट 38 ईयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इन डिफरेंट कैपेसिटीज मैंने काम किए। कॉलेज में जब था तब एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे हमने तब के सीएम साहब को हमने घेराव डाला था। वसुंधरा पाटिल तब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और एक कोइंसिडेंस है कि इमीडिएटली रिटायरमेंट के बाद मुझे उद्धव ठाकरे साहब ने उनका एडवाइजर ग्रुप के अपॉइंट किया। तो एक लंबी जर्नी है 35 साल की, जिसमें एज ए स्टूडेंट लीडर टू आज सीएम एडवाइजर तक में मेरा ट्रैवल हुआ है। सो सर 1987 से लेके आज तक का ये जो इतना लंबा सफ़र रहा, आपने काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे होंगे। सबसे ज़्यादा बदलाव आपको किस में दिखाई दिए, सिस्टम्स में या लोगों के एक्सपेक्टेशंस में? लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट उनको जवाबदेही है ऐसा वो समझते हैं, मानते हैं, जो कि एकदम सही है। कॉन्स्टिट्यूशन वही अपेक्षा रखती है। बट मेरी एक ही उसमें खंत है कि लोग एक्सपेक्टेशन तो ज़रूर रखते हैं गवर्नमेंट से, बट उनकी जो बेसिक ड्यूटीज़ है वो नहीं कर पाते। उनका अपेक्षा रखना बिल्कुल करेक्ट है, बट उसके साथ उन्होंने बेसिक्स कुछ अडॉप्ट करना चाहिए। इंडियन लॉज अडॉप्ट करनी चाहिए, जो लॉज हमने ही बनाए, चाहे वो ट्रैफिक के हो या कुछ भी हो, तो उनको तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको तो उन्होंने ओबे करना चाहिए। और ये वही लोग हैं जो अगर फॉरेन कंट्री भी जाए तो दे विल नॉट डिसोबे द लॉ। जैसे ही कोई फॉरेन से मुंबई या दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ जाता है, तुरंत वहाँ कचरा फेंकना शुरू करता है, जो कि कोई फॉरेन कंट्री में करने की डेयरिंग भी नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है अगर वो ये करता है तो उसको काफ़ी हेवी फाइन हो सकता है और उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। तो एपीजे कलाम साहब कहते थे कि अदर कंट्रीज के हम लॉज ओबे करते हैं, तो मेरी मदर कंट्री, माय ओन कंट्री, उसके लॉज हम क्यों नहीं ओबे करते? और वो करना चाहिए। मुझे लगता है अगर वो हम करें तो काफी कुछ चेंज आ सकता है। गवर्नमेंट अलोन विल नॉट बी एबल टू चेंज। अकेली गवर्नमेंट ये कर नहीं पाएगी, और इसीलिए हम सबको गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए ताकि कुछ चेंज दिखे। एब्सोल्युटली सर। तो जैसे इस कन्वर्सेशन में एक बात निकल के आ रही है कि फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो अपने ही सिटीजन्स ये सब फॉलो करते हैं, तो जैसे आपके आंसर में ही एक बात आई कि क्योंकि लोग वहाँ के रूल से, वहाँ के फाइन से डरते हैं। मतलब आज मैं दुबई में सपोज़ कभी गया भी नहीं हूँ, पर वो पर्सन को पता है एकदम स्ट्रिक्ट रूल अबाइडिंग कंट्री है, वहाँ पे जाके मैंने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पूरा सबको पता है। तो डू यू समवेयर फील कि सिटीजन्स ओबीडेंट बनेंगे इस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा,
हम लोगों ने जो लॉ एनफोर्समेंट है, कहाँ पे तो वही फिर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं फिर स्टेप अप करना चाहिए कि कहाँ पे तो जो हमारी थोड़ी लीनियंसी है, कहाँ पे पहचान लगा के हम लोग छूट जाते हैं इजीली। सपोज यहाँ पे तो डू यू फील दैट द टाइम हैज कम दैट इवन वी एनफोर्स द रूल्स वेरी वेरी स्ट्रिक्टली विद सम वेरी स्ट्रिक्ट फाइन्स एंड ऑल? Yes, we can and we should. हम कर सकते हैं ये. But alone fine may not be a solution. अगर 98% लोग violate कर रहे हैं laws, तो it is not practically possible to impose fine on 98% people. If we start obeying laws on our own, then the violators, which may be 10%, 20% could be fined. And what is more important is, rather than fear of fine, commitment to our country, commitment to our society, commitment to our nation is what is important. फाइन है इसलिए मैं ये नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये है जब मुझे लगता है कि मुझे कोई वॉच नहीं कर रहा हो तो मैं वायलेट कर दूंगा. वैसा होता नहीं है फॉरेन कंट्रीज में. irrespective ऑफ हु इज वाचिंग यू और नॉट, दे फॉलो द रूल्स, दे विल ओबे द रूल्स. वो इम्पोर्टेंट है. जैसे कि अभी रिसेंटली मैम ने सुना जापान में उनके जो टोल बूथ्स है उस पर किसी टेक्निकल वजह से वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो जितनी गाड़ियां गई उसमें से एक भी गाड़ी ने टोल चालान पेमेंट करने का छोड़ा नहीं. हर एक पे करता गया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द टोल बूथ वाज टेक्निकली नॉट ऑपरेटिंग. तो दैट इज द कमिटमेंट दैट वी वांट. उतनी हमारे देश के प्रति हमारी भावना चाहिए कि हमारा एक गलत कदम देश को अधोगति की तरफ ले जा सकता है. राइट. एंड सर, आप जब इतने साल से आप सर्विस में है तो आई एम श्योर आपने इस एस्पेक्ट्स पे बहुत बार हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आपने सोचा होगा एंड आपको इस रिलेटेड काफ़ी आइडियाज़ भी आपने ऑलरेडी सोचे होंगे. सपोज आपको नायक मूवी जैसे अगर एक दिन के लिए सीएम बनाए जाए अगर आपको, तो आप इसके कौन से रूट कॉज पे आप सबसे मेन, क्या वो एजुकेशन होगा, क्या वो मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स होगा? फाइन्स तो यू आर सेइंग दैट यू डोंट सी दैट एज अ सोल्यूशन. सो इस पर एक क्या सोल्यूशन आप सोचते हैं? इसमें कोई एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता. इट विल हैव टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. एजुकेटिंग मासेस इज वन थिंग, एंड सेकेंडली साइमल्टेनियसली इम्पोजिंग फाइन ऑन दोज वायलेटर्स. दोनों तरह से काम करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज पैसे की कीमत इतनी कम होती जा रही है कि जब हम 1,000 रुपए फाइन लगता है ट्रैफिक वायलेशन के लिए, तो लोग उससे बिल्कुल झिझकते नहीं. बोलते थे ले लो 1,000, जाने दो मुझे. तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था एज कलेक्टर. मैंने कहा था कि हम फाइन नहीं लेंगे, आपको 2 घंटा हमारा लेक्चर सुनना पड़ेगा. अच्छा, तो आपने वो एजुकेशन की तरफ आप बढ़े. ट्रैफिक वायलेशन उसमें दो चीजें, उसको तो एजुकेट तो किया ही, लेकिन उसका 2 घंटा समय. वो बोलता था सर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, 500 रुपए देता हूँ, 200 के बजाय 500 दूंगा. मैं बोला नहीं, 2 घंटे तो तू सुनेगा ही, अच्छा. और उसके बाद तू जाएगा. सो व्हेन वाज दिस? ये आप कहाँ पे थे? ये कब की? आई वॉज इन 13 to 16 इन चंद्रपुर. ओके. तो मैंने कहा कि भाई पैसा तो 50 रुपए 5 रुपए दो या ना दो, दैट इज नॉट मटेरियल, बट यू विल हैव टू लिसन टू द lectures that are given on traffic violations, rules violation. तो आज ये परिस्थिति है, लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा इज नॉट एन इश्यू, टाइम 10 मिनट भी अगर डिले होते, व्हाई दे वायलेट ट्रैफिक सिग्नल्स. आधा मिनट, बिकॉज एवरीवन इज इन रश. 1 मिनट में ऐसे कौन सा तीर मार लेंगे जाके. दैट इज व्हाट इज वी आर लुकिंग एट, एजुकेटिंग द masses and imposing fine, both put together we will have. And probably we need to reduce our so many laws which the government has already started, initiated on that lines, Reducing the redundant laws. redundant laws, and enforce the one which we are making. There is no point having so many laws and not enforcing those. हमको ऐसे लॉज बनाना चाहिए या लॉ एनफोर्समेंट इतनी अच्छी तरह से करनी चाहिए कि लोगों को वो समझ आ गए. फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक वायलेशन के लिए हम 1,000 रुपए 2,000 रुपए देते हैं. एंड व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक इज, मुझे लगता है कि देश की ब्लड वेसल्स ये रोड्स है, और अगर यहाँ लोग नहीं बराबर चलते हैं तो देश बराबर नहीं चले. इफ पीपल स्टार्ट ओबेइंग लॉज ऑन रोड्स, एवरीथिंग वुड कम इन लाइन, एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. फॉरेन कंट्री में आपने वायलेट करने के बाद आपको तो फाइन लगता है, पर कितना फाइन है? $400, £100, जिसका $400 मीन्स ऑलमोस्ट यू मल्टीप्लाई इट इनटू योर रुपीज एंड यू विल कम टू नो, एंड नेक्स्ट टाइम it is 1,200. And apart from that, your insurance gets doubled. Every time you violate the traffic laws, next year आपके जो इंश्योरेंस गाड़ी का 20,000 में होता है, उसके लिए आपको 40,000 देना पड़ता है. Because you are violating and you are likely to be prone to an accident. तो ये जो सिस्टम है,
वो हम कैसे एंड लास्ट दे जस्ट कैंसल द लाइसेंस फॉर 6 months एंड इन नो फॉरेन कंट्रीज वन कैन अफोर्ड ए ड्राइवर बिकॉज ड्राइवर की सैलरी घंटों में 20-20 डॉलर के करीब करीब जाती. सो इवन द रिचेस्ट ऑफ द रिच विल नॉट हैव ए ड्राइवर. ही ड्राइव्स हिज ओन कार. जो हमारे पास परिस्थिति नहीं है. हम एक ड्राइवर निकाल देते दूसरे को लगा देते. बट कुछ ऐसी एनफोर्समेंट हमारे लिए आनी पड़ेगी कि ये वायलेशंस इमीडिएटली स्टॉप. और एक अच्छी किताब है टिपिंग पॉइंट बोल के, जिसमें कहा गया है कि द फर्स्ट वायलेटर, जो पहला वायलेशन करता है, उसको ही ऐसा पनिशमेंट हो कि बाकी कोई डेयर ही ना करे कि वायलेट कर. जब भी रेलवे का या नई नई बस आती है, कोई तो भी आके उस पर अपना नाम लिख के चले जाता है एंड नोबडी स्टॉप सेइंग. मैं मेरा नाम लिख दूं उस पर दीपक, तो आप जाके उस पर आपका नाम भी लिखोगे और कोई तीसरा नाम लिखेगा, तो बस 10 दिन में तो बस तो गई काम से. तो जब मैं दीपक लिखूंगा तभी मेरे के खिलाफ कार्रवाई. दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. द फर्स्ट वायलेटर्स हैज टू बी पनिशमेंट एंड द पनिशमेंट हैज टू बी एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट. दैट इज व्हाट इज मोर इन. राइट. आई गेस ये चीज़ें जब भी शायद गवर्नमेंट करने को भी देखती है, तो आई बिलीव रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हायर फाइन्स प्रपोज भी किए थे, 5,000 10,000 फॉर नो एंट्री. बट आई गेस जब भी ये कोई करने जाती है, तो आई गेस फिर अपोजिशन के प्रेशर से एंड आई गेस वापस से थोड़ा सा फिर वो बैक ट्रैक हो जाता है कभी कभी. हाँ, रोल बैक होता है, ये बात सच है. टू सम एक्सटेंट यस इट इज ट्रू. बट अगर आज 1,000 फाइन है तो बताओ कि हम 10,000 लगाएं तो 5,000 को तो सेटल हो सकता है. यस. तो दैट्स द वे द स्ट्रेटेजी विल हैव टू बी. और उसी तरह से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. ग्रेट सर. आगे बढ़ते हैं सर. द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट यूथ्स एंड क्लैरिटी फॉर द यूथ्स. सो आज के यूथ जैसे हम देखते हैं कि 10th के बाद क्या करियर लेना है, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, एंड काफ़ी बार इनको लगता है कि हमारा एक भी डिसीजन लाइफ में गलत हो गया तो मेरा तो करियर ख़राब हो गया, आई कांट नाउ रिस्टार्ट. बट फ्रॉम द जर्नी दैट वी हैव सीन ऑफ योर्स, यू हैव बीन थ्रू सो मेनी रोल्स एंड फील्ड्स एंड ऑल. तो लाइफ में आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? एक ही फॉर्म डिसीजन, परफेक्ट क्लैरिटी, या एडाप्ट होना विद टाइम? Definitely perfect clarity. What you want to become in your life, that you need to decide. And when I say you, that I mean you. You did not go by what your parents say. Sometimes हमारे देश में ये बहुत देखा गया है, पेरेंट्स अपनी अनफुलफिल्ड ड्रीम बेटों के थ्रू या बेटियों के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं. मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा डॉक्टर बने. मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बने. तो उनके अनफुलफिल्ड ड्रीम कंप्लीट करने के लिए यू डोंट हैव टू चेंज योर करियर पाथ. व्हाट इज योर लाइक, व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ. आपको जिंदगी में क्या बनना है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो बात और है. बट वन हैज टू कीप इन माइंड that 6 lakhs students appear for IAS exam and only 100 get into IAS and other into allied services. So आपने पूरी कोशिश की लेकिन आप IAS बनोगे इसकी गारंटी नहीं है. So you must have your plan B in your mind कि अगर मैं IAS अफसर नहीं बन पाया तो मैं क्या दूंगा. ठीक है, प्लान बी भी किसी वजह से वर्क नहीं हो पाया तो व्हाट इज गोइंग टू बी अ प्लान सी. अब ये तीनों प्लान जब आपके आंखों के सामने है तो उसको कैसा फुलफिल करे उस पर आपको फोकस करना चाहिए. जिंदगी में मुझे क्या बनना चाहिए ये अपने हर बच्चे ने ये डिसाइड करना चाहिए. और एक बार वो डिसीजन लेने के बाद उस पर फोकस्ड उस पर काम करना चाहिए. वो कोई भी फील्ड हो. ही मे वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ही मे वांट टू बिकम सचिन तेंदुलकर, he may want to make a career in singing, he may want to make a career in dancing. It's up to him, but he should decide that this is the area of which I'm interested in. This is the area wherein I want to work. And then once you do it, you have to get committed. Fortunately, अभी काफी career options सामने आ रहे हैं. In our days, it used to be either medical, doctor, engineer. 2-3 ऑप्शन रहा करते थे और उसके बाद ये तीनों नहीं मिले तो फिर कुछ भी करो, नहीं तो बेसिक ग्रेजुएशन करो. एंड मोस्ट एंड वेरी important thing as far as students are concerned, which I think काफी lacking है, हम श्रम प्रतिष्ठा को भूल गए. मैं कॉलेज में जाता हूँ, अगर मैंने मेरे बच्चे को बोला कि मेरे बूट को पॉलिश कर दो या खुद के बूट को पॉलिश कर दो, they feel it's not their job, it's not up to their standard. ये गलत है. हम छोटे थे, घर का गेहूं पिसने को जाना या वापस होना, that used to be a common work which was done by the students, जो आज के बच्चे नहीं कर. हमें ये जरूरी है कि श्रम प्रतिष्ठा फिर वापस आए. आज का जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो वो खेती में जाके काम नहीं करना चाहता,
वो लेबर वर्क नहीं करना चाहता, वो तो एक तो व्हाइट कॉलर जॉब चाहता है या तो ब्लू कॉलर जॉब, बट ही डजंट वांट टू गो इन वर्क इन फील्ड्स। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कंट्री विल हैव प्रॉब्लम इन प्रोग्रेस, क्योंकि वर्क फोर्स तो आना ही पड़ेगा और ऑटोमाइजेशन अपने पास आते जा रहा है ना, कि इतना भी ऑटोमाइज नहीं हुआ है हमारे पास कि दैट कैन रिप्लेस ए ह्यूमन बीइंग। द डे विल कम, द रोबोट्स विल रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, बट उसको टाइम है अभी, और उस दिशा में यूथ ने देखना चाहिए। एंड दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर एकेडमिक एक्सेलेंस और देयर पर्सनल करियर, हमारे जो पुराने वैल्यूज है उसको अबंडन करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो गीता हो या चाहे महाभारत हो। आई डाउट हाउ मेनी पीपल नो अबाउट महाभारत एंड गीता। एक अलग ये है कि नहीं नहीं हम तो फॉरवर्ड है, हम तो ये पढ़ेंगे नहीं, इसका क्या ताल्लुक है। दैट्स नॉट द वे। Whatever we are learning has its origin somewhere in Mahabharata or Gita or Ramayana for that matter. एक आदर्श आदमी कैसा रहे जिसको हम राम बोलते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आदमी ने कैसा काम करना है वो कृष्ण है। जैसा सामने वाला है वैसा कृष्ण चेंज होते गया है। जैसा पर्सन उसके सामने का अच्छा है तो उससे अच्छा, बुरा है तो बुरा भी है। तो ये हम सब माइथोलॉजी, इसको माइथोलॉजी बोल के छोड़ देते हैं, ये गलत। We have to take the lessons from it and shape our life in that way. राइट। एंड इसमें सर एक हमारे एक अर्ली प्रोफेशनल्स के लिए जो जस्ट अभी ग्रेजुएट होके सपोज ज्वाइन किए हैं, उनके लिए सपोज हम क्या एडवाइस दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जब आप इतने बड़े पोस्टिंग पे, इतने बड़े रोल पे जब हम शुरू करते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर के सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस, लोगों के एक्सपेक्टेशंस एक अलग ही एक प्रेशर का माहौल क्रिएट करते होंगे। तो वो जब इनिशियल डेज थे, व्हेन यू नो द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, शायद से जो सालों काम करने के बाद आहिस्ते आहिस्ते वी हैव दैट एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, तो वो इनिशियल डेज में व्हेन एवरीथिंग द सिस्टम एंड एवरीथिंग जो जब आपके लिए भी, खुद आपके लिए भी जब नया था, हाउ यू यूज टू बैलेंस, आप चीज़ों को आप कैसे सॉर्ट करते थे, हाउ यूज टू प्रायोरिटाइज थिंग्स जब भी कभी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आते थे? फॉर्चुनेटली मुझे लोग कूल ब्लडेड कहते हैं, मैं बहुत ठंडे दिमाग से सोचता हूँ। जब सर्विस में आया तब यंग था, बहुत डायनामिक और वैसा लगता था, लेकिन एक बात समझ में आई कि जो सिस्टम्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लेट डाउन किया है, हर एक का रोल लेट डाउन किया है। पॉलिटिशियन का रोल क्या है, मेरा रोल क्या है एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड की, लोगों की भूमिका क्या रहेगी, और देर आर सर्टन रूल्स एंड सेट ऑफ एक्ट, उसी में रह के हमको काम करना है। तो ये जब करना पड़ता है, एक तरफ से तो हमको रूल्स या एक्ट को वायलेट नहीं करना है, हमको ब्रेक नहीं करना है, हमको तोड़ना नहीं है, लेकिन लोगों को ये भी समझाना है कि हम क्यों नहीं कर सकते उनकी अपेक्षा है, कौन सी रूल की वजह से मैं ये नहीं कर पाता, या कौन से एक्ट में की कौन सी प्रोविजन है जो मुझे करने से बाध्य करती है। और मेरा 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि अगर हम लोगों को समझा देते हैं, इंक्लूडिंग द पॉलिटिशियंस, कि ये क्यों नहीं हम कर सकते, और एकदम ठंडे दिमाग से, यू डोंट हैव टू बी एग्रेसिव टू कन्विंस और मेक योर पॉइंट, you only have to be very cool, convince them कि what is that which doesn't allow you to come up to their expectations and what are the limitations because of the laws and rules. तो समझ जाते हैं, 90-95% केस में वो समझ जाते हैं कि what are our limitations as administration, हमारी क्या limitations। उस तरह से मुझे कभी सर्विस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि जहाँ मैं कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आऊँ, या लोगों से, या पॉलिटिशियन से, या मेरे बॉसेस। एब्सोल्युटली। एंड सर, काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, दे आर सो क्लियर, इतने सॉर्टेड है कि अगर सिटी की बागडोर इनके हाथ में दी जाए तो इट वुड बी सो मच ऑफ सुशासन, मे बी एज दे कॉल इट। तो रियलिटी में सर, एक्चुअली एक पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या वो एक प्रॉपर, एक थिन नहीं, थिक लाइन है प्रॉपर? एक्चुअली पॉलिटिशियंस के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ब्यूरोक्रेट्स, इनके रोल क्या है? Politicians are supposed to make the policy decision considering आम आदमी की जो भी अपेक्षाएं है, उनकी जो भी गरज है, उसके लिए कुछ पॉलिसी डिसाइड करना, और वो पॉलिसी एग्जीक्यूट करना ये ब्यूरोक्रेट्स का काम है। शायद से थोड़ा उल्टा हो रहा है। यस, क्रॉस ओवर होने लगा है। समटाइम्स पॉलिटिशियंस कम इन द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट एंड वाइस वर्सा, it happens. Unfortunately, this is increasing day by day, and that's the reason of conflict between bureaucracy and the monarchy. But जो कोई सिस्टम एस्टेब्लिश की है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें वेरी वेल डिफाइंड है कि किसका रोल क्या है। और अगर हम
विद इन हमारे फ्रेमवर्क में रह के अगर काम करना चाहे फिर भी हम काफी कुछ कर सकते हैं और हमें करना चाहिए. And everybody should know their own limitations, their own boundaries in which they are supposed to work. May it be politician or may it be bureaucrat. एक बात सर, जब हमारी लास्ट वीक भी कन्वर्सेशन हो रही थी, जब हम इस पॉडकास्ट के लिए जब रेडी हो रहे थे, आपने एक बात कही थी कि सिस्टम के लिमिटेशंस में ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, जब आपकी आपकी कलीग से भी बात होती है, बट आपका एक पर्सपेक्टिव हमेशा से अलग रहा है. सिस्टम में ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उससे बेहतर करंट सिस्टम में व्हाट इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डिलीवर फॉर माई पीपल, हमेशा से आपका अप्रोच ये रहा है. तो सर ये अप्रोच कैसे आया एंड हाउ डज इट हेल्प इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल See, ये बहुत आसान है कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता. बिकॉज ऑफ सिस्टम लिमिटेशन? बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम लिमिटेशन. गवर्नमेंट हमको पे किस लिए कर रही है, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू विद इन दी फ्रेमवर्क एंड विद इन दी सेट रूल्स ऑफ लॉज. उसके बियॉन्ड जाके हम नहीं कर सकते, ये तो सबको मालूम है. तो जो मैं कर नहीं सकता वो बोलने में मेरा वक्त गंवाने के बजाय जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. कई बार मैं देखता हूँ मोटिवेशन फिल्म, आदमी को दो दो हाथ नहीं रहते हुए भी वो काफी कुछ कर लेता है, और जिसके दो हाथ है वो आदमी कंप्लेन करता होता है मेरा बैड लक है, ऐसा है वैसा है, मुझे चांस नहीं मिला. एंड द वन हु डजंट हैव अ हैंड, ही वर्क्स, ही एक्सेल्स इन द फील्ड, has its own ways of doing or getting the works done. So हमें पॉजिटिव एंगल देखना चाहिए, क्या कर सकते हैं उस पर सोचना चाहिए. क्या मैं नहीं कर सकता ये बोल के तो मैं तो पूरी शायद सर्विस काट लूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है. तो द बेस्ट इज व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट शुड आई बी डूइंग फॉर ए कॉमन मैन. आई गेस दिस अप्लाइज टू ऑल द फील्ड. आई बिलीव मतलब कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, कोई एक एंटरप्रेन्योर भी है या कोई ब्यूरोक्रेट भी है, आई गेस ये आपकी थिंकिंग हर एक के लिए बहुत सही मायने में फिट होती है. It applies to everyone, not the only bureaucrat. It applies to politician, corporate में काम करने वाला एम्प्लॉय हो, everybody. It applies to everyone. Whatever you are supposed to do, वो आप पूरी कमिटमेंट से और पूरी शिद्दत से कीजिए, then you are your work done. That is what is important. एब्सोल्युटली. एंड सर जहाँ पे हम लोग वर्क एथिक्स की बात करें तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है अगला. लोग आपको एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे देखते हैं. लोग बोलते हैं कि दीपक सर है मतलब भाई संभाल के, दो बार सोच के वेल प्रिपेयर्ड होकर ही बात करना. तो जो एक स्ट्रिक्ट और एक ये डिसिप्लिन की जो इमेज है, ये भले ब्यूरोक्रेसी में हो या डे टू डे कॉर्पोरेट लाइफ में हो या डे टू डे लाइफ में भी हो, हमारे रोल्स के प्रति एक स्ट्रिक्टनेस और एक डिसिप्लिन होना आप कितना ज़रूरी मानते हैं? कि मतलब लोगों का फेवरेट बनने से अच्छा एक डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट इमेज कैसी हेल्प करती है? भी एक मैं अच्छा आदमी तो बनना ही चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ अच्छा आदमी बन के आम आदमी को कुछ फायदा होने वाला है क्या? मेरे सबॉर्डिनेट अगर 100 आदमी मेरे नीचे काम करते हैं, उन सभी के लिए मैं अच्छा हूँ, लोगों के लिए अच्छा हूँ. ठीक है, अच्छा रहना कोई बुरी चीज नहीं है, बट फॉर दैट आई कैन नॉट कम्प्रोमाइज माई वर्क इथिक्स. अगर मैं किसी से वर्क की अपेक्षा करता हूँ और अगर वो नहीं करता है, तो डेफिनेटली आई विल हैव टू बी स्ट्रिक्ट. Then I may not be a good man. Then I may not be an ideal man टू देम. to them. But for a common man, his work is already getting done. तो उसके लिए तो काफी फर्क पड़ता है. मेरा अच्छा होने के बजाय मेरा डिसिप्लिन रहना उसको अगर बेनिफिट करता तो मैंने वो ही करना चाहिए. जब आप फैमिली में रहते तो घर में सबसे ज्यादा किससे डरते हैं हम सब? फादर. Father. Why we are afraid of father? Because he is strict. The moment he is coming back to your house, everybody will start opening the book and start reading or completing the work. ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि फादर का फैमिली के तौर अफेक्शन नहीं? He has an affection, equal affection or more affection. Because mother ये देखती है कि आज उसका क्या सहूलियत मैं करूं बेटे के लिए, क्या मैं अच्छा बनाऊं, क्या मैं उसको अच्छा दूं. लेकिन फादर क्या सोचता है कि इसको जिंदगी में क्या बनाऊं, ये जिंदगी में कहाँ जाएगा और उसके लिए इसको क्या करना चाहिए. वो डायरेक्शन में फादर काम करता है, मदर उसकी आज की कंफर्ट देखती है. सो दोनों का रोल अलग अलग है. उसी तरह से शायद पॉलिटिशियन मदर की भूमिका में आ जाते हैं कि दे दो दे दो दे दो. हमको ये सोचना पड़ता है कि लंबी रेस में आम आदमी के लिए क्या बेहतर रहेगा एंड व्हाट वुड बी इन हिज इंटरेस्ट, और वो हमें करना चाहिए. एब्सोल्युटली. तो चाहे लोग मुझे स्ट्रिक्ट कहे या जो भी कहे, बट दैट इज व्हाट आई कीप इट. यू आर बीइंग ट्रू टू योर रोल. दैट्स इट. सो सर जैसे हम लोग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आपका फोकस हमेशा से रहा है द कॉमन मैन.
द लास्ट टू लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो सर इसी का एक एग्जाम्पल जो आपके बारे में हमें पता चला कि आपके यहाँ पे कभी एक विलेज से कोई पर्सन आया था एंड आपका टाइम में शायद उनको कुछ लेट हुआ एंड उनको कुछ बस पकड़नी थी तो उनको जाना पड़ा उनको बिना आपसे मिले ही। एंड पर वो चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। सो सर वो क्या एक्सपीरियंस था एंड व्हाट इज़ द लेसन टू बी लर्न फ्रॉम इट? See, I was new to the services. I was posted in परभनी। परभनी डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करता था। शाम को 4 साढ़े 4 बजे जनरली 3 के बाद ऑफिसेस लोगों को मिलते हैं। तो सामने चिट्ठियाँ आके रख दी कि उन्हें कि 8-10 लोग मिलना चाहते हैं। तो जनरली आई यूज्ड टू सी मेरा जो भी मीटिंग्स वगैरह है वो खत्म करने के बाद वन बाय वन आई यूज्ड टू कॉल। दैट डे समहाउ द मीटिंग थोड़ा-सा लंबी चली और जैसे मैंने बुलाना शुरू कर दिया तो 8वाँ या 9वाँ नंबर जो भी है वो चीट में वो बोले कि नहीं सर वो चले गए। तो बोला ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग द सेम पर्सन द सेम टिपिकल अपने महाराष्ट्रियन नेम रहते तो तुरंत आ जाता है कि भाई बोतल का ही आदमी है। तो फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव एनी मीटिंग इन द मॉर्निंग सो आई कॉल्ड हिम इन। मैंने कहा कल आपका काम था आप रुके नहीं। तो उसने कहा सर 5 बजे तक मैं रुका लेकिन 5:15 साढ़े 5 और जो भी है वहाँ हमारी जिला परिषद के सामने ही बस स्टैंड था और लास्ट बस थी जो मेरे गांव को जाती थी। अगर मैं नहीं गया होता तो मुझे यहीं रहना पड़ता और मेरा कोई रहने का यहाँ इंतज़ाम नहीं है, मेरा खाने-पीने का कोई इंतज़ाम नहीं। तो मेरे सामने एक ही ऑप्शन था कि मैं वापस जाऊँ और आपको मिलने की दोबारा कल कोशिश करूँ और इसलिए मैं निकल गया। तो आई थिंक दैट स्ट्रक टू मी। वो आदमी इतना डिपेंडेंट था पब्लिक सर्विसेज पे या हमारी एसटी पे कि वो एक ही बार उसके गांव को जाती थी तो उसके सिवा उसके पास कम्युनिकेशन का कोई और साधन नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ 87 88 शायद 90 भी हो सकता है। तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि जो आम आदमी है जनरली हमारे पास विजिटर्स पर्ची रहती है जिस पर वो नाम लिखते हैं और अंदर भेजते हैं और जो बड़े हैं इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई और है तो अपनी विजिटिंग कार्ड भेजते हैं। तो मैंने तब से डिसाइड कर दिया कि आम आदमी की पर्ची को पहले मैं मिल लूँगा और विजिटिंग कार्ड वालों को मैं लास्ट में मिलूँगा। क्योंकि उनके पास उनका कोई साधन हो सकता है, शायद टू व्हीलर हो, शायद फोर व्हीलर हो और वो उनकी इंतज़ाम कर सकते हैं बट एक आम आदमी शायद वो नहीं कर पाए। उसको या तो ट्रेन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा या तो बस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। So I think that was a different perspective which I had in my early stages of service, and that changed my perception at looking at people and meeting them in time. एंड तब से वो मैंने आज तक वो सिस्टम फॉलो की कि एक्सेप्ट जिसने मेरा पहले अपॉइंटमेंट लिया है उसको पे सिर्फ विजिटिंग कार्ड हो या ना हो मैं बुला लेता था। बाकी इट यूज टू बी ए प्रायोरिटी फॉर अ नाम आप जो मिलने मुझे आता। एडमिनिस्ट्रेशन को तो मैं ही कहूँगा बट मेरी पीपल से डीलिंग करने की इसमें एक अलग वो मेरे लिए लेसन था। एक अलग पर्सपेक्टिव रहा वो। एंड सर सेम लाइंस पे लोगों में सपोज एक जो एक माहौल है कि मुझे डे टू डे लाइफ में कुछ भी इश्यू आ रहे हैं तो मैं जाऊँ किन के पास। सो दो ही ऑप्शन है, एक तो है लोकल कॉरपोरेटर्स या तो है ब्यूरोक्रेट्स कि मैं कॉरपोरेशन जाऊँ, मैं कमिश्नर के यहाँ पे जाऊँ। बट यहाँ पे हमें दो किस्म के लोग देखते हैं। एक जो एकदम ही कॉमन पीपल है उनको लगता है मैं कैसे जाऊँ, बड़े साहब मैं कैसे उनसे मिलूँ। तो ये एक अप्रोच कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? एंड सेकंड जो दूसरे लोग हैं कि कोई मूवी में सपोज ये एक टर्म जब से फेमस हुई है कि दिस आर पब्लिक सर्वेंट्स, उन्होंने सर्वेंट का शायद से कुछ गलत मीनिंग निकाल दिया है। तो ये जो दोनों किस्म के लोग हैं इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अप्रोच करने से बिल्कुल ही डरते हैं और जो बिल्कुल एकदम ही बिना सोचे बस आ जाते हैं? एक तो ये बात सच है कि ब्यूरोक्रेट रहो या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहो उसका नाम ही गवर्नमेंट सर्वेंट रखा है तो वी आर देयर टू सर्व द कॉमन पीपल। कि हम जब उनको मिलते नहीं तो जब काम करते वो खुद के लिए नहीं करते, वो आप आम आदमी के लिए ही करते हैं। अगर हम कोई फाइल क्लियर कर रहे हैं, हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, हम कोई मीटिंग ले रहे हैं तो वो आम आदमी के बेनिफिट के लिए, उसको ज्यादा बेनिफिट जल्द कैसा मिले उसके लिए करें। तो इसीलिए लोगों की ऑफिसर्स से मिलने की अपेक्षा बिल्कुल गलत नहीं है बट वी मस्ट अंडरस्टैंड एवरीवन शुड हैव हिज ओन टाइम। अगर वो आपको कहता है कि मैं 3 से 5 में मिलूंगा कि 3 से 5 में ही मिलेगा वो
और हो सकता है कि आपको 3 से 5 मिलने की उसने कमिटमेंट की है या उसके बोर्ड पे लिखा है, बट उसी वक्त कोई वीवीआईपी आ जाता है, उसका सुपीरियर ऑफिसर आता है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 3 का 4 भी हो सकता है। तो उतना अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। आम आदमी की कुछ राइट्स है और वो आम आदमी ने जानना भी चाहिए, बट फिर मैं वही कहूंगा जो मैंने शुरू में किया था कि राइट्स को जरूर यूज कीजिए, बट अपनी ड्यूटीज को मत भूलिए। जो आपकी ड्यूटी है वो भी फॉलो कीजिए और राइट्स को मत भूलिए। And you have every right to approach. We are there to answer. And don't expect solutions in one meeting. वो हो नहीं सकता है। मैंने कितना भी चाहा, even in spite of I being at the top of the office, there are certain rules and regulations for which they will take some time. मुझे अगर कोई डिसीजन लेना और उसके लिए 15 दिन की नोटिस देनी है तो मुझे देनी ही पड़ेगी। वो 15 दिन के बाद ही मैं उस पे एक्ट कर पाऊंगा। तो ये सब जो चीजें वो भी समझ लेना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स वी वेलकम पीपल ऑलवेज, एंड इन फैक्ट आई विश टू बी हैविंग मोर डायलॉग विथ कॉमन मैन। लेट हिम अंडरस्टैंड हाउ डू वी वर्क, how does the system work, and where the system can go wrong and where his intervention is required. एब्सोल्युटली, सो यू वुड एनकरेज डेफिनेटली सच मोर एंड मोर इंटरेक्शंस। सर, जैसे इतने लंबे करियर में आपका इंटरेक्शन बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर से हुआ, अशोक जी चौहान से लेके करंट सीएम देवेंद्र जी फडणवीस तक, इनके बीच में अजय जी पवार, उद्धव जी ठाकरे, सबके साथ आपका काफ़ी इंटरेक्शन रहा। तो ये एक अनुभव कैसा था, क्या खास बात थी इन सबके इंटरेक्शंस में, एंड इनसे क्या क्या सर सीखने को मिला? I was lucky enough that I worked in close proximity with all the 4 personalities that you have mentioned. Everybody had his own working style. They were working for the common man. They are working for a common man. And that's what we are also meant for. हम भी उसी के लिए काम करते हैं। और इसीलिए चारों के साथ काम करते वक्त मुझे उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। I would like to mention कि ये चारों are very punctual as far as timing is concerned. एक बार उन्होंने कमिटमेंट करके मुझे जो टाइम दिया है वो कभी भी उन्होंने चेंज नहीं किया। चारों के बारे में मैं कहना चाहूँ। पर सपोज उन्होंने आपको कभी कुछ टाइम दिया है पर उनके कोई मिनिस्टर्स आ गए, कुछ आ गए, तब तो शायद टाइम में आगे पीछे होता होगा। Still they have followed the time. When I say they are punctual, ये बहुत बड़ी एक आदमी की क्वालिटी रहती है जो आदमी को आगे ले जाते हैं। He knows importance of his own time, at the same time the time of the person whom he is meeting. And I think ये चारों में मैंने ये वो बहुत देखी है। And probably that must be the reason why they are on the top on political है, क्योंकि ये बहुत टाइम के पक्के है। टाइम के कमिटमेंट उनकी जो है वो उतनी ही है। जो टाइम देंगे वो सोच समझ के देंगे। मे बी दे वुड टेक देयर टाइम फॉर गिविंग यू टाइम, बट वंस इट इज गिवन दे वुड नॉट गो बैक ऑन इट। ऐसा सर कोई एक आध एक्सपीरियंस यू वुड लाइक टू शेयर, कोई आपको याद आ रहा है? हर एक के बारे में एक एक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, लेकिन हर एक के साथ ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने मुझे टाइम दिया तो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो या कितनी भी बड़ी व्यक्ति रहो, उन्होंने मेरा टाइम वो फॉलो किया। 1 मिनट से भी आगे पीछे कभी ये तीनों चारों ने कभी नहीं किया। When they gave me time, they met me at that time. और इसीलिए मैं आज भी एक किसी से मिलता हूँ तो पहले उनका समय लेके ही मिलता हूँ। अब्रप्टली जाके किसी को मिलने की मैं कोशिश नहीं करता, और वैसी कोशिश की तो आई नेवर फील बैड इफ दे कांट गिव टाइम, बिकॉज आई एम एनकरेजिंग ऑन देयर टाइम। बट व्हेन दे आर गिविंग मी टाइम, they should follow, and they have followed all these 4 personalities. एब्सोल्युटली सर, आगे बढ़ते अगले सेक्शन की ओर। सो इट्स अबाउट द सिटीजन्स एंड डेवलपमेंट एंड अ कॉमन आउटलुक। तो जैसे डे टू डे में सर सिटीजन्स के बहुत छोटे छोटे आई वोंट से समस्या बट एक कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि जैसे आजकल कोई लोग देखते कि कई नई अगर सड़क बन रही है तो खुश होने के पहले उनमें एक कॉमन एक हंसी मजाक का एक टॉपिक बन जाता है कि ये तो 1-2 हफ्ते में इसको कोई ना कोई तो अभी वापस इसको डिग कर देगा। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे चेंजेस होते हैं, एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड इन दिस सेंस? ये कोऑर्डिनेशन की कमी के बजाय मैं तो कहता हूँ कि प्लानिंग की कमी है। प्लानिंग की प्लानिंग में कमी है। जब मुझे मालूम है यहाँ रोड बनना है तो यहाँ अगर कोई अदर डिपार्टमेंट का कोई काम हो, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम हो या सीवरेज स्कीम हो, तो वो सबके साथ कोऑर्डिनेशन करना इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हेन आई वाज म्युनिसिपल कमिश्नर नांदेड़, हमने 400 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन डाली। उसी वक्त करीब करीब 290 किलोमीटर हमने सीवरेज लाइन डाली। उसी वक्त ऑलमोस्ट 51 किलोमीटर के रोड्स बनाए, 5 ब्रिजेस बनाए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स वर गोइंग। तो जो आप कह रहे हैं वो ही
कोऑर्डिनेशन, ये 5-5 अलग-अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को साथ लेके बैठना, आप सीवरेज का काम करो, ये आप वाटर सप्लाई का करो, ये दोनों होने के बाद रोड वाला आएगा, उसके पहले इलेक्ट्रिक खंभे हटाए जाएंगे। तो ये सब कोऑर्डिनेशन के लिए ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक जापानीज कहावत है कि दे जापानीज पीपल प्लान फॉर 6 मंथ्स एंड एग्जीक्यूट इन 2 मंथ्स। वी आर एग्जैक्टली रिवर्स। We try to plan in 2 months, the execution takes not 6 months, years. तो जब आप परफेक्ट प्लानिंग करोगे तो एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो सकता। अब इसमें प्रैक्टिकल कुछ अड़चने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डाटाबेस हमारे पास नहीं रखा जाता। वही मैं एग्जांपल दूंगा। नांदेड़ में हम काम करते थे तो अचानक कहीं से एक वाटर सप्लाई लाइन सामने आ जाती थी, वो कट हो जाती थी, उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं रहता था और हम सोचते थे ये वाटर सप्लाई लाइन कम होने की वजह से इस एरिया में वाटर सप्लाई बंद होगा तो कहीं वो सी एरिया में बंद होता था। तो ये जो डाटाबेस नहीं है उसकी वजह से प्लानिंग में भी कुछ दिक्कतें आती है। अभी काफी सिस्टम्स बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। जैसा मैंने कहा, जीआईएस टेक्नोलॉजी की वजह से आप लेयर बनाते हो, वाटर सप्लाई लाइन का लेयर अलग रहता है, सीवर लाइन का अलग रहता है, और ये अगर देख के अगर कोई वर्क एग्जीक्यूट करता है तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बट ये बात सच है कि आम आदमी सोचता है कि आज ही रोड हो जाए तो कल या एक आध महीने में इसको डिग आउट किया जा सकता है, तो वो ना हो। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग और रोड डिजाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट। जनरली रोड डिजाइन में हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड में मल्टी यूटिलिटी लेन्स बोल के हम छोड़ देते हैं, जिसमें वाटर सप्लाई लाइन हो, सीवर लाइन हो, दोनों टाइप। मतलब आपका घर अगर रोड के राइट साइड में है तो आप उधर से कनेक्शन ले लो, लेफ्ट में है तो लेफ्ट से ले लो, ताकि रोड को डिग आउट ना करना पड़े। तो ये इस तरह का प्लानिंग और इस तरह का डिजाइन, रोड डिजाइन बनाना जरूरी है, तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एब्सोल्युटली। आई गेस ये एक डे टू डे एंटरप्रेन्योर के लिए भी शायद से इसमें आई वुड से काफ़ी वैल्यूएबल एडवाइसेस है कि डे वन से ही जब कोई काम आए हाथ में तो जस्ट डोंट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट और डोंट जस्ट स्टार्ट गेटिंग पीपल टू डू थिंग्स। प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एक्सपर्ट एंड इवैल्यूएशन टेक्निक की हम बात करते हैं, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड बोल के उसमें है। ये कई बार ये पेपर पे ही रह जाता है। अब ये बहुत आसान है। आपका जब छोटा सा घर भी बनाने जा रहे हो तो सीपीएम और पर्ट का उसमें यूज होता है। यू मे नॉट बी यूजिंग दैट टर्मिनोलॉजी। आप बराबर सोचते हो कि पहले बिल्डिंग खड़ी रहेगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम होगा और उसके बाद कलरिंग होना, ना कि पहले कलरिंग होगा और फिर इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए आप वो कलर उखाड़ोगे। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट इज प्लानिंग, दिस इज व्हाट इज सीपीएम एंड पर्ट, जो साइमल्टेनियसली वर्क किया जा सकता है उसको आप आइडेंटिफाई करो, और जो वर्क सिक्वेंशियल मोड भी जाता है उसको सिक्वेंशियली कंप्लीट करो कि ये खत्म होने के सिवा दूसरा वर्क स्टार्ट होने वाला नहीं। जैसे कि दीवार कंप्लीट होने के सिवा उसका प्लास्टरिंग नहीं हो सकता, प्लास्टरिंग जब तक नहीं होगा उसका कलरिंग नहीं हो सकता। तो ये आपको सब सोचना चाहिए, और ये अगर जितना डिटेल प्लानिंग करोगे उतने आपको एग्जीक्यूशन में कम दिक्कतें आएंगी। एब्सोल्युटली। एंड सर जब हम बात कर रहे हैं वन साइड ऑफ द कॉइन की, कि जहाँ पे सपोज रोड बनाते ही वी नो कि इसमें अभी डिग करेंगे, बट द अदर गुड पार्ट एज वेल इसकी, आजकल जो इतने सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, सपोज स्मार्ट सिटी, स्मार्ट फुटपाथ्स, तो इसमें हाल ही में मेरे खुद के एरिया में एक पूरे के पूरे रोड के स्ट्रेच पे रेड मार्किंग्स कर रहे थे रोड के साइड में, एंड पूरा का पूरा कॉलेज का एरिया था। तो स्टूडेंट्स मिस्टूक इट एज ये टू व्हीलर के लिए अभी ये प्रॉपर पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे कर सकते हैं। बट जब हम फॉरेन जाते देखते पता चलता है ये एक्चुअली साइकिल लेन मार्किंग के इंटेंशन से किया गया था, बट वो कंप्लीट एक विपरीत ही उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है बट उसका यूज़ नहीं हो रहा है टू इट्स फुलेस्ट, यहाँ पे एक सिटीज़न अवेयरनेस के लिए एक क्या गैप छोटी सी रह रही है, एंड इस पे क्या काम किया जा सकता है? जब वर्क एग्जीक्यूट करते हैं तभी ये काम करना चाहिए। आपने जैसा कहा साइकिल ट्रैक, साइकिल इज जनरली कॉल्ड एज नॉट ओनली साइकिल ट्रैक। हमारे देश में वो ठेले चलते हैं, हैंड कार्ड्स। हैंड कार्स, इसको हम नॉन मोटराइज व्हीकल कहते हैं, जिसको मोटर नहीं चलती या नहीं लगाते। ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी में एक दिखा जाता है कि सामने अगर नॉन मोटराइज व्हीकल है तो वो जो स्पीड से चलेगा वो रोड की ट्रैफिक वही स्पीड से चलती है। अगर सामने एक बैलबंडी आ जाए तो पीछे कितनी भी बड़ी BMW कार क्यों नहीं, वो बैलबंडी के स्पीड से ही जाएगी जब तक उसको ओवरटेक नहीं करेगी। तो इसीलिए
एनएमबी लेन अलग, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल लेन अलग या साइकिल लेन अलग। दिस इज समथिंग अ न्यू कंसेप्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय शहरों में अभी कंसेप्ट आ रहा है, अभी आया नहीं है पूरी तरह से। तो उनको ये बताना जरूरी है कि ये साइकिल ट्रैक इज ओनली फॉर साइकिल टू बी, नहीं तो उस पर आप स्कूटर ले जाओगे और मोटरसाइकिल ले जाओगे तो पर्पस इज फिनिश्ड, उसका कोई मतलब नहीं रहता। आपको साइकिल ट्रैक या साइकिल के लिए ही यूज करना है। पीपल मस्ट नो व्हाट फॉर इट इज मेड। फुटपाथ आम आदमी के चलने के लिए है, न कि वहाँ वेंडर बैठना अपेक्षित है। वो आम आदमी के चलने के लिए ही फुटपाथ है, उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। तो पेडेस्ट्रियन के है, साइकिल साइकिल वालों के लिए है, मेन कैरेज वे लोगों के लिए है। तो ये जब तक लोग नहीं समझेंगे और उनको जब तक ये समझाया नहीं जाएगा तब तक wrong use is possible. In spite of telling people अगर लोग ये गलत यूज करते तो then again as I said you may have to take help of law which will prevent the use of wrong lane for a particular type of a vehicle. एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं सर, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सेक्शन की ओर। आप अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में एसीआई के आज आप चेयरमैन भी है, जहाँ पे एनवायरनमेंट क्लियरेंस के प्रपोजल्स आपके टेबल पे आते हैं। लोग यूजुअली सर एनवायरनमेंट क्लियरेंस इस एक स्टेप को यूजुअली काफ़ी बिल्डर्स देखते हैं कि वन ऑफ मोर एडिशनल सैंक्शन, एक हर्डल के तौर पे, जिससे हमारे प्रोजेक्ट का टाइम और लंबा होने वाला है। तो यहाँ पे वो एक कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, उनके देखने में क्या एक पर्सपेक्टिव मिस हो रहा है? See, environmental clearance ये हमको समझ लेना चाहिए कि इंडिया में environmental laws का importance कब से आया। We had our first environmental act in 1986 and ये क्यों आया? 1984 में यूनियन कार्बाइड का एक्सीडेंट आपको सबको मालूम है, भोपाल में जो हुआ, मिथिल आइसोसाइनाइड लीक हुआ, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। Though it was discussed across international border, Indian government introduced the environmental law which came into existence in 1986। अब 1986 में जो लाया कि 90 की दशक में पहली बार एनवायरमेंटल क्लियरेंस देना शुरू हुआ। 2005-6 तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा था। स्लोली देन रूल्स उसमें बदले गए, एनवायरमेंटल नोटिफिकेशन आया 2006 का, स्टेट लेवल पे अथॉरिटी और कमिटीज बनाई गई और फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस एक रेगुलर प्रोसीजर बन गई। इसकी क्यों जरूरत है? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब एनवायरमेंट मतलब हम एक ही समझते थे, झाड़ लगाना, पौधे लगाना। एब्सोल्युटली। और आज कई लोग यही अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं कि एनवायरमेंट क्या है, 10 झाड़ लगा देंगे। तो आई एम एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट। That's not the only issue. पानी सबसे स्केर्स अपनी कम्युनिटी है जो हम खत्म करते जा रहे हैं। ग्राउंड वाटर जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को यूज होता था, वी ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड इट। और इसी तरह से चलता रहेगा तो शायद हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम पानी ही नहीं छोड़ेंगे। तो पानी का बराबर यूज करना, वाटर को रिसाइकिल करके यूज करना, सीवेज प्रॉपर डिस्पोज करना। हम नदियों की पूजा करते हैं और नदियों को सबसे गंदा बनाते हैं। कुछ भी हमारे घर में कचरा हो तो जाते जाते कोई नदी या नाले में हम डाल देते हैं। तो एक तरह से हम कहते हैं कि नदी हमारी माता है, उसकी पूजा करेंगे, और दूसरी तरफ से उसको गंदगी फैलाते जाते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं। पौधे लगाने हैं, अरे भाई वो बिल्डिंग बनानी है, उसमें 10 पौधे आ जा रहे, काट दो, लगा लेंगे। इतना आसान नहीं है। जो पौधा 40 साल बड़ा हो चुका है उसकी जगह आप 10 भी नए लगाओगे तो उसको वो फायदा देने में एनवायरमेंट के लिए उसको कम से कम 10 साल लगे। एंड दैट्स व्हाट यू आर म्यूजिक। और पौधा किस लिए? अब हम सब सुनते हैं, सब पढ़ते हैं, कार्बन की बात करते हैं। हम कार्बन जो एटमॉस्फेयर में आ रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजों की बात होती है। तो ये पौधे ही है जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, कार्बन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, CO2 एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इसीलिए पौधे ज्यादा चाहिए। कई शहरों में हम बोलते हैं कि हीट आइलैंड इफेक्ट दिखता है। हम सीमेंट के रास्ते बनाने जा रहे हैं, सीमेंट के कंपाउंड वॉल में हम हमारे बनाते हैं। एक तो पानी नीचे जाता नहीं, तो पानी तो बह के सीधा नदी के या नालों की तरफ से समुद्र में निकल जाता है, जो कि जमीन में जाना चाहिए था। दूसरी तरफ ये सीमेंट कंक्रीट गर्मी से और गर्म लगता है और उसकी वजह से हीट बढ़ती है। अब जहाँ सीमेंट कंक्रीट हो, यहाँ तो पानी नहीं जाएगा, वहां तो पेड़ नहीं आएगा, वहां तो पौधे नहीं आएंगे। तो हीट आइलैंड इफेक्ट मतलब एक हीट का आइलैंड बन जाता है वो। और फिर शहर में गर्मी बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम पाप करने शुरू करें।
तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की एक प्रोसेस है। मैं तो चाहता हूँ कि हर बिल्डर ये सोचे कि ये तो मेरा कंपल्शन नहीं है, ये तो मेरा कमिटमेंट है टुवर्ड्स सोसाइटी, ये तो मेरा कमिटमेंट है टुवर्ड्स मेरे नेक्स्ट जनरेशन। छोड़ दो सोसाइटी विसाइटी, मेरा नेक्स्ट, उसका घर का नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए मेरी कमिटमेंट है कि मैं पानी प्रॉपर यूज करूंगा, मैं प्रॉपर पौधे लगाऊंगा, हो सके तो मैं ग्रीन बिल्डिंग बनाऊंगा। बिल्डिंग भी बनाने का तरीका है कि भाई इस तरह से बनाओ कि शायद आपको नेचुरल लाइट से काम चल जाए, आपको एयर कंडीशन ना लगाना पड़े। तो इस तरह से उसको हम ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। उसको सर्टिफाई करने का वे है, जो भी कचरा या सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको प्रॉपर से डिस्पोज करो, सीवरेज प्रॉपर से डिस्पोज करो। तो ये सब पॉसिबल है और ये करना चाहिए, और ये हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन की तरफ हमारी कमिटमेंट है। दिस इज नॉट एन ऑब्स्टेकल, ऑन द कॉन्ट्री दिस इज द गाइड। यह पाथ है, आपको एक दिशा दर्शाता है कि किस दिशा में हमने जाना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी कुछ बिल्डर्स सुमोटो ये करने आगे आ रहे हैं। वो खुद चाहते हैं कि उनकी बिल्डिंग ग्रीन हो, उनकी बिल्डिंग सर्टिफाइड हो, उनका कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो। तो एक अच्छा एक चेंज मैं देख रहा हूँ, स्पेशली द यंग कमिटेड डेवलपर्स। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो सीनियर है या पुराने हैं वो नहीं सोचते। प्रॉबेबली उनके जनरेशन में उनका नॉलेज उनको नहीं दिया गया, उनका एक्सपोजर उतना नहीं हुआ। But the next generation is more committed towards environment, and I am hopeful they will be doing it in that spirit, the way it is expected. एब्सोल्युटली। जैसे सर यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग की बात हुई, एंड आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी बिल्डर्स, जैसे आपने राइटफुली कहा कि सामने से आगे आ रहे हैं, आई वांट टू गो फॉर अ ग्रीन बिल्डिंग। कुछ कुछ डेवलपर्स नॉट एज अ कमिटमेंट बट एक्स्ट्रा एफएसआई के चलते एटलीस्ट ग्रीन बिल्डिंग की ओर तो एटलीस्ट बढ़ रहे हैं। सो सर, व्हेन आर वी सीइंग द डे, जैसे ईसी मैंडेटरी है अब वो पर्टिकुलर 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर से ग्रीन बिल्डिंग भी एक ऑप्शनल ना रहकर एक मैंडेटरी नॉर्म बन जाएगा, हाउ सून कैन वी सी दैट? See, ग्रीन बिल्डिंग मैंडेटरी करना उतना आसान नहीं है, और सिर्फ पेपर पे मैंडेटरी करके वो अदर लॉज की तरह बढ़े, ये मैं नहीं अपेक्षा। हाँ, ग्रीन बिल्डिंग्स को दिए जाने वाले इंसेंटिव कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर डेफिनेटली सोचा जा सकता है, और वो सोचना चाहिए कि द ग्रीन बिल्डिंग शुड बी मोर प्रमोटेड, उसको ज्यादा इंसेंटिव दो। इंसेंटिव किस स्वरूप में हो ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, बट अगर वो देते हैं तो डेफिनेटली लोग आगे आएंगे। वी आर ऑलरेडी डूइंग इट, वी आर टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वी आर टॉकिंग ऑफ सोलार, वी आर टॉकिंग ऑफ सोलार वाटर हीटर्स। हम सभी की बात कर रहे हैं। तो दीज आर ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस विच वी आर आस्किंग द डेवलपर्स एंड बिल्डर्स टू अडॉप्ट। वो जितनी अडॉप्ट करेंगे उनमें उनका भी फायदा और उनके कंज्यूमर्स का भी फायदा। दे विल बी सेविंग ऑन देयर इलेक्ट्रिक बिल्स, दे विल बी सेविंग ऑन देयर इलेक्ट्रिक कॉस्ट। राइट। एंड सर, जैसे काफ़ी प्रोसेसेस आज कही जाती है कि इनको सेल्फ रेगुलराइज की ओर बढ़ाना चाहिए फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो क्या आप देखते हैं नियर फ्यूचर में कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी कुछ हद तक आर्किटेक्ट के पास एक सेल्फ रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ सकता है? I really don't know, because उसका एक वजह है कि it's not only the architect who is playing a role in this. When we are talking of environmental coordinator, he looks from all angles. He looks after the water supply issue, he looks after the solid waste disposal issue, he looks after the organic waste का disposal के बारे में, sewage disposal के बारे में। तो ये सब चीजें I really don't know whether alone architect can do it. But yes, there could be some empaneled agency which can go for a certification, and उसमें के random checks किए जा सकते हैं, quite possible, but that's a call to be taken by government of India, and maybe at an appropriate time when they think it is now becoming a rule rather than exception कि भाई environmentally compliant बिल्डिंग बनाना है। ये जब तक आम आदमी खुद होके इसके बारे में इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक द प्रेजेंट सिस्टम विल कंटिन्यू। एब्सोल्युटली। एनवायरनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो आई वेंट थ्रू योर कपल ऑफ प्रीवियस इंटरव्यूज़। आपने कार्बन इकोनॉमिक्स की बात करी हुई है उन इंटरव्यूज़ में। तो ये क्या टर्म है, एंड ये सिर्फ रियल इस्टेट ही नहीं, एक ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए कैसे एक गेम चेंजर साबित होगा आने वाले सालों में? Now everybody is talking of environment change, change in environment, global warming, global heating. Initially it was thought
कि जो भी हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है उनकी वजह से ये हो रहा है, चाहे वो मीथेन हो, फ्लोरोकार्बन हो, उसकी वजह से हो रहा है. बट लेटर ऑन एवरीबडी न्यू एंड एवरीबडी थॉट कि देयर हैज टू बी अ सिंगल यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इट विल हैव टू बी मेजर्ड. और उसके लिए कार्बन, जैसा कि अब मीथेन हम CH4 जिसकी बात कहते हैं, वो कार्बन मॉलिक्यूल से 24 टाइम्स ज्यादा हीट जनरेट करता है. नाइट्रस ऑक्साइड ऑलमोस्ट 300 टाइम्स. ये सब गैसेस अगर एनवायरनमेंट में आ रहे किसी वजह से, मे बी वो फ्रीज में यूज किए जा रहे हैं, मे बी वो ऑटोमोबाइल में यूज किए जा रहे हैं या इंडस्ट्री में यूज किए जा रहे हैं, तो दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. एंड व्हाई वी आर अफ्रेड ऑफ और व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज कि दैट विल जस्ट change the seasons and everything on the earth. अगर ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि कहा जाता है कि अगर 3 डिग्री से भी अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो काफी देश, स्पेशली जो तो कोस्टल देश है, वो शायद पानी के अंदर निकल जाएगी. समुद्र की लेवल इतनी बढ़ेगी. ये तो एक बात हो गई. दूसरी बात है, सोचो कि पंजाब जैसा अपना राज्य जहाँ वीट प्रोड्यूस होता है, वीट के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है. उसमें अगर 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाती है तो शायद पंजाब में कभी वीट ग्रो ही ना हो. तो अगर पंजाब में वीट नहीं बनेगा तो वीट कहाँ बनेगा? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में राइस नहीं बनता है वो क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से, तो कहाँ बनेगा? जो किसान है वो क्या करेगा? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय कार्बन, सो रिड्यूस कार्बन. तो उस पर काफी चर्चा हुई, काफी कॉन्फ्रेंसेस हुई. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं उसको, COP1, COP2, COP26, 27, 28 अभी चल रहा है. दुनिया के जितने भी देश हैं उन सबको क्योटो प्रोटोकॉल के बाद 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. 37 कंट्रीज इन 1 कैटेगरी, जहां ऑलरेडी काफी डेवलपमेंट हो चुका है और उनका कार्बन इमिशन हमारे से बहुत बहुत ज्यादा. India, Pakistan, Bangladesh, China, these are the non-annexed countries, the second list. और फिर ऐसा बताया गया है कि हर देश ने कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है. मतलब आज जो कार्बन इमिशन है उसके आगे बढ़ना नहीं है. अब कार्बन इमिशन में बढ़ना नहीं है तो इसका मतलब है कार्बन रिडक्शन करना पड़ेगा. ये देशों के लिए 2050 की समय सीमा तय की गई है, जो 37 कंट्रीज है. और बाकी देशों के लिए, जैसे कि हम हो या चाइना हो, 2070, मतलब 20 साल ज्यादा दिए. बट इतने पीरियड में कार्बन न्यूट्रल होने के लिए हमको काफी एफर्ट्स करना पड़ेगा, कार्बन का इमिशन नीचे लाना पड़ेगा. तो वो किस तरह से लाएंगे हम? उसमें अलग अलग बातें की जाती है. कार्बन ऑफसेट, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट बेचना, या CDM मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और लास्ट है कार्बन टैक्स. ये 2 ग्लास है. ये इंडिया में बनता है और यहाँ कार्बन न्यूट्रलिटी नहीं है तो इस पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, शायद वो 1 रुपए का. ये कहीं और कंट्री में बनता है जहाँ कार्बन न्यूट्रलिटी, तो वो 1 रुपया सस्ता रहेगा, जबकि दोनों ग्लास तरीके है. तो कोई ये ग्लास नहीं लेगा. सो योर इकोनॉमी विल बी एडवर्सली अफेक्टेड because your products will not be competitive in world market, and that is what is important. That is what we are talking of carbon economy. And sooner, जहाँ तक मेरा personal estimate या guesstimate जो भी कहो आप, we'll be talking of this sometime between 2035 to 2040 जब ये बात चलेगी. कनाडा ने ऑलरेडी पेट्रोल पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया. दूसरी बात, जैसा कि पेट्रोल की बात निकली है, पेट्रोल इज ए लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे पास पेट्रोल की. जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे, आगे क्या, ऑन व्हाट द व्हीकल्स वुड बी ड्रिवन. सो वी आर टॉकिंग ऑफ ग्रीन एनर्जी, वी आर टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कहाँ? एक तो कोल से, थर्मल या तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट. कोल भी खत्म होते जा रहा है. पानी तो ठीक है, चलते रहेगा, जब तक चलेगा तब तक चलेगा. देन वी आर टॉकिंग ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि अबंडेंट है, जितना चाहो आप यूज करो. सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, इलेक्ट्रिसिटी पे गाड़ियां चलाओ, नो प्रॉब्लम. पेट्रोल खत्म भी हो जाए तो चिंता नहीं. एंड सेकेंडली, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन इमिशन गेट्स रिड्यूस्ड, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. हमारे सामने टारगेट है 2070 तक हमको न्यूट्रल बनना है, तो उस दिशा में हम बात करें. ये बहुत बड़ा टॉपिक है कार्बन इकोनॉमी पे बात करना, उसका एक अलग डिस्कशन हो सकता है. बट कार्बन इकोनॉमी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिसाइड करेगी कि इकोनॉमी किस दिशा में चले. इंडस्ट्रीज के लिए कंडक्टिंग देयर एनर्जी ऑडिट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी. उनको समझना चाहिए कि उनका कौन सा बॉयलर अननेसेसरली ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और उसको उनको निकाल देना चाहिए, तो उसको ऑगमेंट करके एनर्जी एफिशिएंट बनाना चाहिए. अगर वो नहीं करेंगे तो उसका कार्बन फुटप्रिंट पड़ेगा. एंड ऑलरेडी दी एनेक्स 1 कंट्रीज विच आई एम टॉकिंग ऑफ, अनफॉर्चुनेटली
ट्रम्प साहब का कुछ अलग ही रवैया इसके बारे में होने की वजह से देयर इज अ सेटबैक टू इट, बट अदरवाइज ऑल यूरोपियन कंट्रीज आर आस्किंग फॉर a carbon neutrality certificate from anything that they are importing from other countries. So that has already started. They have already started. They don't want to increase their carbon burden. अगर वो इंडिया से कुछ माल मंगाते हैं तो बोलते हैं कि हमको सर्टिफाई कर दो, ये कार्बन न्यूट्रल है। ओके, तो आज के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो एपिसोड देख रहे हैं, शायद से ये फ्यूचर की नहीं, हम आज की बात कर रहे हैं कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस आज से ही स्ट्रीमलाइन करना शुरू करें, ताकि जब कभी ये कंपल्शन बने उनको तब वापस री इन्वेंट द व्हील ना करना पड़े। करेक्ट। इनफैक्ट मैं तो ये सोचता हूँ कि ऑल दोज एंटरप्रेन्योर्स हु आर गोइंग टू बी एंड हु आर इन दी एंटर दिस एरिया ऑफ बिजनेस और अदर मैटर industries or construction, everybody should think in the direction of carbon neutrality and reducing carbon footprint. And as you said, ऐसा ना हो कि जब ये compulsory हो जाए, then they are caught off guard. एब्सोल्युटली। अगर चुनते वक्त ही एस्टैब्लिशमेंट करते वक्त ही ऐसा उन्होंने सोचा कि हाउ कैन आई बिकम कार्बन न्यूट्रल, हाउ कैन आई रिड्यूस माई कार्बन फुटप्रिंट, दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ गुड ट्री प्लांटेशन, दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, that could be in terms of using solar energy, that could be in terms of using wind energy, whatever renewable energy. और एक नई एनर्जी आने जा रही है, वी आर टॉकिंग ऑफ हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। जब वो आ जाएगा वो गेम चेंजर रहेगा इसमें। हाउ डू यू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एंड हाउ डू यू यूज इट? तो वो सब जब आने वाला है तो इंडिया कैन नॉट रिमेन जस्ट आइडल एंड सिट and look at what is happening in the world. India will have to be equally in that field and will have to ensure that we are also becoming equally carbon neutral. एब्सोल्युटली। एंड जो इसमें जल्दी शुरुआत करेगा, दे विल ऑलवेज हैव एन हेड स्टार्ट। Of course, they would get a head start and they will have the advantages out of. एब्सोल्युटली। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आपने आपके इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला फॉर द ऑडियंस। आई एम श्योर आज के पॉडकास्ट में हमने काफ़ी टॉपिक्स को छूने का हमें मौका मिला आपके थ्रू। जैसे आपके काफ़ी एडवाइसेस आज के यूथ के लिए है जिन्होंने अपना करियर अब तक स्टार्ट भी नहीं किया है। फिर हमने टच किया वो लोग जो अपना करियर परस्यू कर रहे हैं कि इनिशियल डेज़ में हर्डल्स को, रेजिस्टेंस को, प्रेशर्स को कैसे हैंडल करें, कैसे अडाप्ट रहे। फिर हमने टच किया एंटरप्रेन्योर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए भी, कि ओवरऑल सिस्टम्स, ओवरऑल एक एनवायरनमेंट क्लियरेंस इन टॉपिक्स को कैसे देखें। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसको कंपल्शन नहीं, इसको एक कमिटमेंट की तौर पे अगर वो देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो तो शायद वो उस मीटिंग्स में बैठने का उनका पर्सपेक्टिव ही अलग होगा, प्लानिंग के तरीके ही अलग होंगे। एंड फिर हमने और अच्छे टॉपिक्स को टच किया, जैसे सिटीजन्स एंड देयर राइट्स एंड देयर ड्यूटीज़ स्पेशली जो आपने हाईलाइट किए। एंड एट द एंड वी टच समथिंग अ फ्यूचरिस्टिक टॉपिक जो एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक नहीं, टुडेज करंट टॉपिक होने जा रहा है, द कार्बन इकोनॉमिक्स। आई एम वेरी श्योर ऑडियंस को इन सारे टॉपिक्स से काफ़ी ज़्यादा एक्शनेबल एंड टू डूज़ मिलेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। जाते जाते सर, अगर ऑडियंस के लिए, भले ही वो यूथ हो जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या जो ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं या कोई एंटरप्रेन्योरशिप में है, रियल एस्टेट या कोई भी फील्ड में, उनके लिए सर आप एक वन पीस ऑफ एडवाइस आप अगर देने को कहा जाए तो आप क्या देंगे जो उनकी डे टू डे लाइफ एक बेटर बना सकती है? Full dedication to the field that they have chosen. उसमें कोई 99% देने की भी बात नहीं, they have to give 100%. There has to be no compromise on the dedication and commitment to the field that they have chosen. जो भी है वो। Absolutely. Great sir. With that message we'll conclude our today's episode and looking forward कि फ्यूचर में कभी आपसे वापस बात हो। तो जैसे कार्बन इकोनॉमिक्स आपने कहा काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एंड आई एम वेरी श्योर विथ योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देर इज़ सो मच मोर टू गिव बैक टू द ऑडियंस फ्रॉम योर abundant knowledge. तो लुकिंग फॉरवर्ड अगेन टू मीट यू समटाइम सून. थैंक यू सर. Thank you. Namaskar. थैंक यू.